हेलो स्टूडेंट्स, मेरे पिछले वीडियो में आपने दर्पण के बारे में पढ़ा था। दर्पण उस बनाने के लिए कांच की एक प्लेट लेते हैं, उसमें एक तरफ पॉलिश कर दिया जाता है और दूसरा चमकदार तल होता है, वह परावर्तक तल कहलाता है। तो दर्पण दो प्रकार के होते हैं। नंबर पहला था समतल दर्पण, दूसरा था गोलीय दर्पण। समतल दर्पण कहते हैं कि जिसमें एक कांच की एक प्लेट लेते हैं, इसके एक सतह में एक तल में पॉलिश कर दिया जाता है और दूसरा तल परावर्तक तल होता है। जो परावर्तक तल होता है बिल्कुल प्लेन होता है, समतल होता है, तो ये कहलाते हैं समतल दर्पण। दूसरा था गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण गोलीय दर्पण क्या होते हैं? गोलीय दर्पण में जो परावर्तक तल होता है वह गोलीय हुआ करता है। तो गोलीय दर्पण बनाने के लिए हम जो है कांच का एक खोखला गोला लेते हैं। इस कांच के खोखले गोले का ये केंद्र होता है। इस केंद्र से इस गोले को दो भागों में कट कर दिया जाता है और इस तरफ जो है इस हिस्से में बाहर से पॉलिश कर दिया जाता है और इस हिस्से में अंदर से पॉलिश कर देते हैं। तो एक ये बन गया गोलीय दर्पण, एक ये बन गया गोलीय दर्पण। इसे कहते हैं उत्तल दर्पण और ये होता है आपका अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में जो उभरा हुआ हिस्सा होता है, सतह होती है, वहां पे पॉलिश कर दिया जाता है और जो दबा हुआ तल होता है ये होता है परावर्तक तल अवतल दर्पण में। और उत्तल दर्पण में दबे हुए तल में पॉलिश कर दिया जाता है और उभरा हुआ तल जो होता है ये परावर्तक तल होता है। तो इसे कहते हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण में जो परावर्तक तल होंगे, इसमें देखिए ये हिस्सा गोली है, इसमें जो है अंदर वाला हिस्सा गोली है, इसमें जो है बाहर वाला हिस्सा ये गोली होता है। तो अवतल दर्पण में जो परावर्तक जो तल होता है वह दबा हुआ होता है और उत्तल दर्पण में परावर्तक तल उभरा हुआ होता है। अब दर्पण से संबंधित कुछ टर्म्स होते हैं, तो उन टर्म्स में जो जो शब्दावली यूज की जाती है उनके बारे में आप एक एक करके देखिए। तो सबसे पहला पॉइंट आता है ध्रुव। ध्रुव किसे कहते हैं? ध्रुव होता है कि जो दर्पण हुआ करते हैं, जैसे ये ले लिया आपने उत्तल दर्पण और ये हो गया अवतल दर्पण, तो ये होते हैं ध्रुव। ध्रुव को जो है P से प्रदर्शित कर दिया जाता है। तो इसकी डिफिनीशन क्या होगी? इसकी डिफिनीशन होगी कि दर्पण के जो परावर्तक तल होता है, ये परावर्तक तल, इसमें ये परावर्तक तल है, इसमें ये परावर्तक तल है, तो दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित कर दिया जाता है। दूसरा टर्म आता है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र आता है। वक्रता केंद्र क्या है कि जब एक खोखले गोले को काट कर जो दर्पण बनाया जाता है, तो जिस खोखले गोले से काट के बनाया जाता है तो उसका जो केंद्र होता है, उस केंद्र से उसको काटते हैं, तो जो केंद्र होता है वह दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। जैसे ये हो गया उत्तल दर्पण और ये हो गया अवतल दर्पण। तो इस उत्तल दर्पण का केंद्र ये हुआ और इस अवतल दर्पण का केंद्र ये हुआ। ये केंद्र इसे काटा गया तो ये केंद्र जो है एक हिस्सा अलग हो गया, इसके साथ आ गया, और ये केंद्र जो है इसके साथ आ गया। इसे कहते हैं वक्रता केंद्र। इसे जो है C से प्रदर्शित कर दिया जाता है। तो वक्रता केंद्र की परिभाषा बन जाती है कि दर्पण जिस खोखले गोले के कटे हुए भाग होते हैं उसका केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। इसे जो है C से प्रदर्शित करते हैं। तीसरा आता है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या है कि दर्पण के ध्रुव, ये हो जाएगा ध्रुव, दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को, ये ध्रुव से ये वक्रता केंद्र, इसके बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे जो है R से प्रदर्शित किया जाता है।
तो वक्रता त्रिज्या की परिभाषा बन जाती है कि दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं और इसे जो है r से प्रदर्शित करते हैं। चौथा टर्म आता है फोकस। अब फोकस क्या है? फोकस से पहले आप जो है मुख्य अक्ष के बारे में पढ़ें। मुख्य अक्ष क्या है कि दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा। दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। अब आते हैं मुख्य अक्ष के बाद नंबर 5वां पॉइंट आपका आता है फोकस। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है फोकस वाला। इस फोकस की परिभाषा कैसे निकालेंगे? ये ले लिया आपने उत्तल दर्पण, ये लिया अवतल दर्पण, ये इसका ध्रुव है, ये इसका ध्रुव है, और ये हमने खींच दिया मुख्य अक्ष। तो परिभाषा क्या बन जाती है कि पहले आते हैं उत्तल दर्पण की फोकस के बारे में परिभाषा। कि उत्तल दर्पण का फोकस किसे कहते हैं? तो उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती है उसे उत्तल दर्पण का फोकस कहते हैं। उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती है उसे उत्तल दर्पण का फोकस कहते हैं। मतलब ये है कि उत्तल दर्पण जो है ये अपसारी दर्पण भी कहलाता है, क्योंकि अपसारी किरणपुंज मैंने आपको बताया था उसमें क्या था कि जब प्रकाश किरणें एक बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती हैं तो उसे अपसारी किरणपुंज कहते हैं। तो उत्तल दर्पण जो है अपसारी लेंस भी कहलाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जब मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आती है तो सबसे पहले जाके फोकस पे मिलती है और फोकस से ही फैलती हुई प्रतीत होती है। तो जिस पॉइंट से फैलती हुई प्रतीत होती हैं उसे उत्तल दर्पण का फोकस कहते हैं। दूसरा आता है कि अवतल दर्पण का फोकस क्या है कि अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है उसे अवतल दर्पण का फोकस कहते हैं। और फोकस को हमेशा जो है कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। अब सीधा दोनों मिला के परिभाषा हम गोलीय दर्पण के फोकस की परिभाषा डायरेक्ट बता सकते हैं कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती है या जिस बिंदु पर मिलती है उसे दर्पण का फोकस कहते हैं। और फोकस को हमेशा F से प्रदर्शित करते हैं। 6वां पॉइंट आता है फोकस दूरी। अब फोकस दूरी क्या है कि दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसमें दर्पण के ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे जो है स्मॉल F से प्रदर्शित करते हैं। ये दूरी, इसमें ये दूरी, ये कहलाती है फोकस दूरी। 7वां पॉइंट आता है दर्पण का द्वारक। द्वारक क्या है? दर्पण का द्वारक दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को, मतलब यहां से यहां तक, इधर से इधर तक, दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। इसके बाद एक पॉइंट और आ जाता है कि दर्पण के जो फोकस दूरी मतलब वक्रता त्रिज्या r और फोकस दूरी F में क्या संबंध होता है। तो जो फोकस दूरी होती है वह वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, जाहिर से, या वक्रता त्रिज्या जो होती है वो फोकस दूरी की दुगनी होती है। ये जो है फार्मूला जब आप न्यूमेरिकल में देखेंगे इसका यूज होता है। मतलब ये इधर से हम लेके चले, ये हो गया आपका वक्रता त्रिज्या r और ये हो गया फोकस। तो फोकस होती है इतनी, तो जो F होती है r की आधी होती है। अब जो है अगले वीडियो में आप जो है दर्पण के उपयोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।